प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूपीएसआई के फाउंडेशन क्लास की, जिसमें हम सभी बातियों को बारीकी से देखेंगे कि किस तरह से हमें अध्ययन करना चाहिए। आगामी परीक्षा की संभावनाएं बनेंगी, फिर नई वैकेंसी आने जा रही है लगभग 3000 के आसपास। ऐसे में जो नए विद्यार्थी हैं, जो सपना लेके बैठे हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किन बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, यूपीएसआई का जो फाउंडेशन क्लास के नाम से हम बात कर रहे हैं, यानी क्या क्या फाउंडेशन में चीज़ें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और आपका मूल विधि, संविधान। इसके बाद में जीएस, जीके, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस में हमें हर जगह से 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस हिंदी में भी और 40 क्वेश्चंस यहाँ पर। यहाँ एक स्पेसिफिक बात यह है कि 24 क्वेश्चन मूल विधि से और संविधान से आएंगे और 16 क्वेश्चन में बाकी का जीके, जीएस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स है। इस तरह से आपका एक क्राइटेरिया बना है। कहा जा रहा है कि हर जगह से 35% आपको हर पार्ट में क्लियर होना चाहिए और ओवरऑल 50% होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि हर जगह 14 क्वेश्चन कम से कम आपके हों और ओवरऑल, यानी अगर हम इसे देखते हैं तो 160 क्वेश्चन में से 80 जरूर हों। यानी 14 हर जगह आपके क्लियर हों और 80 ये हों, तब आप काउंटेबल हैं, यानी आपको मेरिट का हिस्सा बनाया जाएगा। ऐसे में हमें हर पार्ट को क्लियर करना है और हमें ओवरऑल 50% के लिए, यानी 80 क्वेश्चन से ज़्यादा हमारे सही होने चाहिए। सभी विषय महत्वपूर्ण है, सब में टाइम देना होगा। मैं आज जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो मूल विधि संविधान के संदर्भ में है। देखिए, मूल विधि संविधान में 24 क्वेश्चन आने हैं और ये डिसाइडिंग हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और ये तो सब एक कॉमन से विषय हैं हमारे हैं। जो एसएससी के विद्यार्थी हैं, जो या अदर वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन संविधान भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन इसमें मूल विधि के पोर्शन को नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज हमारी चर्चा ये है कि हम किस तरह से पढ़ें, हमारे मूल विधि का सिलेबस या संविधान की चीज़ें क्या हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हम आज देखने जा रहे हैं वो है हमारा मूल विधि का सिलेबस। मूल विधि में क्या क्या आता है, मूल विधि और संविधान दोनों की बात कर रहे हैं। 3 किताबें हैं। भारतीय संविधान, (1950), भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। शॉर्ट में इसे कहते हैं आईपीसी और इसे कहते हैं सीआरपीसी। यानी ये 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम देखें यूपीएसआई के सिलेबस में तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो जाते हैं, जिसमें से भारतीय संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भारतीय दंड संहिता से आते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता से। लेकिन इसके बाद आपके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी एक्ट, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एनएसए, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एससी एसटी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आयकर अधिनियम, मोटरयान अधिनियम,
इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, सिलेबस पे चल रहे हैं हम लोग। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर भू राजस्व, ये नया सिलेबस जुड़ा था, भूमि सुधार, इसके बाद में जनहित, साइबर अपराध और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। ये आपका सिलेबस है मूल विधि और संविधान के संदर्भ में। अब देखिए, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ इसे गौर से देखिएगा। ये भारतीय संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी, ये 3 किताब से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन दोनों में से कम एक क्वेश्चन आता है। यहाँ से अगर देखेंगे ये और ये, अगर हम यहाँ से यहाँ तक इतनी बात करें तो यहाँ से इतने में एक क्वेश्चन आता है। इस बार आयकर अधिनियम से एक क्वेश्चन आता रहा है, लेकिन मोटरयान से इस बार नहीं आया है। 2017 के एग्जाम में आया था, एक कंपल्सरी क्वेश्चन आपके 2017 के एग्जाम में यहाँ से मिला था मोटरयान से। फिर इन जगहों से क्वेश्चन कम आए हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर कोई क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन कम आए हैं, लेकिन जनहित से क्वेश्चन एक हर हाल में आया है, साइबर अपराध से एक हर हाल में आया है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय से एक हर हाल में आया है। यानी ये 3 क्वेश्चन और 2, 5, 1, 6, ये क्वेश्चन तो लगभग फिक्स हैं, इन्हें हम हटा ही नहीं सकते, ठीक है, ये तो यहाँ से फिक्स हैं। इसके बाद लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके 3 क्वेश्चन आपके आईपीसी से और 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से, यानी हमने देखा यहाँ पर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमारे मूल विधि के पोर्शन से और लगभग 10 क्वेश्चन हमारे संविधान से हर हाल में रहते हैं। कई पेपर डिजाइन हुए जिसमें मूल विधि ज़्यादा डाल दिया गया, कई क्वेश्चन पेपर ऐसे भी थे जिनमें संविधान ज़्यादा डाल दिया गया, कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे थे जो बैलेंस थे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत सारे पेपर सेट होते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसमें बहुत सारे पेपर सेट होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला एक्ट इम्पॉर्टेंट है और ये अनइम्पॉर्टेंट है। तो हमें सब पढ़ना होगा, और जब हम सब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हो सकता है आईपीसी का जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है वो दूसरे आदमी को ना मिले, तो हमें आईपीसी पढ़नी पड़ेगी। सीआरपीसी का जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है वो दूसरे को ना मिले या उससे मिलता जुलता मिले, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सिलेबस है जिस पर ढेर सारी चीज़ें मैंने आपको लिख के दिखाई हैं। इस तरह की चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो 24 क्वेश्चन हैं 40 में से जो हमारे 24 क्वेश्चन हैं और जो 16 हैं, देखिए 16 का सिलेबस ही बहुत बड़ा है। इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, इसमें ज्योग्राफी है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें करंट अफेयर है, इसमें यूपी स्पेशल है, इसमें साइंस एंड टेक है। तो उन इतने बड़े बड़े विषयों से एक एक 2 प्रश्न आने हैं और यहाँ पर 24 क्वेश्चन से ये सब कुछ आना है। तो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग सिलेक्शन में ये हो जाता है। मेरिट में तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी ही भूमिका निभाते हैं, लेकिन सिलेक्शन कराने में इसका रोल होता है, क्योंकि अगर 14 क्वेश्चन नहीं हुए तो भले ही आप मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में पूरे के पूरे 35 या 38 क्वेश्चन करके आएँ, लेकिन एक जगह अगर 14 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप उस सेट ऑफ से हट जाएंगे और आप फाइनल सिलेक्शन मेरिट में नहीं आएंगे। तो हमारा दृष्टिकोण है कि इन सभी विषयों को गौर से पढ़िएगा। मैं एक एक करके इन सब पर चर्चा कर रहा हूँ, उसे देखिएगा। लेकिन इन सब में एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सिलेबस है वो कहता है कि मूल विधि और संविधान है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ सिर्फ मूल विधि नहीं है। देखिए संविधान तो ये है, हमने इसे समझ लिया, संविधान हमारे सामने लिखा हुआ है, हमने इसको देखा कि ये हमारे सिलेबस में है। फिर हमारे पास मूल विधि क्या है? हमारे पास मूल विधि भारतीय दंड संहिता है। फिर हमारे पास जितने ये कानून हम पढ़ रहे हैं ये सब मूल विधि का हिस्सा है। जितने भी चीज़ें हम सब पढ़ रहे हैं सब मूल विधि है। लेकिन हमारे जो नया सिलेबस हमारे पास 2017 में इन्वॉल्व हुआ, उस सिलेबस में दंड प्रक्रिया संहिता को भी डाल दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता डालने से क्या हो गया कि हमारे सिलेबस में मूल विधि तो है ही, हमारे सिलेबस में प्रोसीजरल लॉ भी है और हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन भी है।
हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मूल विधि है, हमारे में प्रक्रिया विधि भी है, प्रोसीजर लॉ भी है। तो इस बात को ध्यान रखना है। पूरी किताब ही आपके में पढ़ी हुई है और हर हाल में क्वेश्चन यहाँ से आए थे। आइए हम आगे चलते हैं। अब चूंकि ये सब का सब जो आप पढ़ने जा रहे हो ये क्या है, विधि है। क्या है, विधि, यानी लॉ है ये, जिसे हम सामान्य भाषा में कानून भी कह सकते हैं। तो अब हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि कानून क्या है या विधि क्या है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि विधि क्या है। हमने आपको बताया कि आपके सिलेबस में मूल विधि और संविधान है, लेकिन सबसे पहले जानना आवश्यक हो गया है कि विधि क्या है। विधि यानी व्हाट इज लॉ। तो अगर हम बिल्कुल लेमैन की भाषा में बात करें या हम एक सामान्य ढंग से बातचीत करें सामान्य आदमी की भाषा में, तो कहा गया है कि नियम या नियमों के समूह को, ध्यान दीजिएगा, नियम या नियमों के समूह को विधि कहते हैं। रूल्स और सेट ऑफ रूल्स आर नॉन एज लॉज। यानी हमारे जीवन में जो नियम चल रहे हैं उन नियम के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। जैसे हमारे जीवन में विवाह है, हमारे जीवन में गोद लेना है, हमारे जीवन में उत्तराधिकार है, भरण पोषण है, यानी हमारे जीवन की जो भी गतिविधियां हमारे सामने दिख रही हैं उन सब जगहों पर नियम बने हुए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार जीवन चल रहा है। चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लामिक व्यक्ति हो, या जैन बौद्ध सिख हो, यहूदी पारसी हो, सबका जीवन किसी न किसी नियम के आधार पर संचालित होता है। तो विधि का मतलब है नियम या नियमों का समूह जो हमारे जीवन को संचालित करता है। क्लियर हो रहा है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस संदर्भ में जो लॉ की बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे लॉ के विद्वानों में आप देखेंगे सामंड महोदय आते हैं, एक बड़े विद्वान माने जाते हैं। ऑस्टिन हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कैल्सन हैं, रास्कोपाउंड हैं, और बेंथम है। जैसे इन लोगों ने क्या विधि को बताया कि विधि संप्रभु का समादेश है। अगर गौर से देखें तो संप्रभु का समादेश यानी समादेश बताया। हम देखें इन्होंने कहा कि मानकों का विज्ञान है, मानकों का विज्ञान, मानकों की बात की। रास्कोपाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग कहा, इंटरेस्ट पर आधारित का सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग। इसी प्रकार बेंथम ने उपयोगितावाद के आधार पर कहा, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। यानी विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी, लेकिन जो हमारा यूपीएसआई का लेवल है या जो हमारी जानकारी का लेवल होना चाहिए उसमें इन परिभाषाओं का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा में नहीं आई हैं। इसलिए मैं इन पर चर्चा न करते हुए सीधे एक सर्वमान्य परिभाषा या एक ऐसी परिभाषा जो आपको बेहतर तरीके से समझा सके कि विधि क्या है उस पर बातचीत करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इन विषयों का रोल, आप अगर पीसीएस-जे की परीक्षा देंगे या आप जुडिशरी के एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको इनको याद करना होगा, समझना होगा, लेकिन यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं में इनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इस विषय से थोड़ा सा आगे चलते हुए सीधे एक सर्वमान्य परिभाषा पर आते हैं। देखिए सर्वमान्य परिभाषा क्या है, एक परिभाषा पर गौर करिएगा। कहा जा रहा है कि नियम या नियमों का ऐसा समूह, ध्यान दीजिएगा, अभी जो पहले चर्चा की, नियम या नियमों का ऐसा समूह जो किसी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों, नागरिकों तथा स्वयं राज्य के क्रियाकलाप को, क्या कह रहे हैं, तथा स्वयं राज्य के क्रियाकलाप को क्या करे, क्रियाकलाप माने एक्टिविटी को क्या करे, नियंत्रित करे, कंट्रोल, विनियमित करे, रेगुलेट तथा निर्देशित करे, ऐसे नियम या नियमों के समूह को विधि या कानून या लॉ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने तीन बातें आई हैं। एक तो बात हमारे सामने आई व्यक्ति, दूसरा आया नागरिक और तीसरा आया स्वयं राज्य। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा राज्य को समझने का प्रयास करें तो शायद इसको समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। देखिए राज्य के लिए एक मैं सर्कल बना रहा हूँ, इसे गौर से देखिएगा। ये एक सर्कल है, हम अगर इसे राज्य के लिए डिनोट करें या हम इस सर्कल के माध्यम से ये डिनोट करने का प्रयास करें कि ये राज्य है, तो राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं उन्हें गौर से देखिएगा। राज्य का पहला आवश्यक तत्व है कि निश्चित भूभाग हो, उस पर एक जनसंख्या निवास करती हो, वहां पर एक संप्रभु सरकार हो। अगर ये चार आवश्यक तत्व मिल जाते हैं तो कहा जाता है कि वो राज्य है।
अब ये राज्य की परिभाषा में हमने बताया कि आपको 4 आवश्यक तत्व हैं, यानी निश्चित भूभाग होना चाहिए, ध्यान दीजिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, जनसंख्या होनी चाहिए, उस पर रहने वाले लोग होने चाहिए। तीसरी चीज़ संप्रभु व्यवस्था होनी चाहिए, और चौथी चीज़ एक सरकार होनी चाहिए। ये बातें ध्यान रखना है। अब अगर हम गौर से देखें तो उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम देखें गौर से, या मध्य प्रदेश की तरफ देखें, आजकल केरल चर्चा में है तो केरल की तरफ देखें, या हम तमिलनाडु देखें, कोई भी राज्य भारत का, तो वो इस परिभाषा को पूरा कर रहा है। जैसे हम कहें उत्तर प्रदेश का एक निश्चित भूभाग है, बिल्कुल सही बात है, निश्चित भूभाग है। हम अगर कहें इसकी एक जनसंख्या है तो जनसंख्या भी यहाँ निवास करती है। संप्रभु है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार, जो यहाँ पे सरकार चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो अपने निर्णय को लेने के लिए किसी के दबाव में नहीं है, दबाव में नहीं। कोई निर्णय उसे लेना होता है तो वो किसी के दबाव में नहीं है और स्वतंत्र होकर के वो कार्य कर रही है। संप्रभुता के जो अर्थ हैं अगर हम देश के संदर्भ में लेते हैं तो किसी देश के, किसी बाहरी देश के दबाव में ना होना और अपने आंतरिक निर्णयों के लिए स्वतंत्र होना। तो ये जो दृष्टिकोण है यहाँ पर जो है, दबाव का मतलब है किसी अन्य के बारे में, और स्वतंत्र का मतलब है अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना। तो अगर ऐसा है तो उसे हम कहते हैं राज्य। अगर ओवरऑल हम देखेंगे, बड़े लेवल पर देखें, तो भारत भी एक राज्य है। अगर हम इसकी परिभाषा को उस तरह से देखने का प्रयास करें, देश है, राज्य है, वो एक अलग बात है, लेकिन भारत भी एक संपूर्ण अर्थ में देखा जाए तो राज्य है। चूंकि भारत के अंदर कई राज्य हैं तो हम राज्य की परिभाषा में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, हम आर्टिकल जब 12 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे, तो राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है इस पर भी हमारी आपसे चर्चा होगी और हम उसे विस्तार से वहाँ पर भी देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी चर्चा हो रही थी कि व्यक्ति और नागरिक। व्यक्ति का मतलब वो सभी लोग जो किसी अन्य देश की नागरिकता लिए हैं लेकिन भारतीय सीमाओं के अंदर हैं। नागरिक जो भारतीय नागरिक हैं, ये जनसंख्या के अंतर्गत आ गए। स्वयं राज्य के क्रियाकलाप, यानी हमारी सरकार के क्रियाकलाप, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है, उसके क्रियाकलाप को क्या करे, नियंत्रित करे, विनियमित करे तथा निर्देशित करे, ऐसे नियम या नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। तो हमने आपको अभी जो बताया कि राज्य की परिभाषा में ये महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं, विधि शब्द की परिभाषा में ये बातें इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विधि को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है हमारा मूल विधि और दूसरा भाग है हमारा प्रक्रिया विधि। सामान्यतः ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मूल विधि क्या है और प्रक्रिया विधि क्या है, हम ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में दोनों चीज़ें हैं तो हमें दोनों को पढ़ना है। डे बाय डे करके हम चीज़ों को देखते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा चैनल है, हमारी चीज़ें हैं, आप उन्हें ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से क्या क्या है, अगर हम गूगल में जाते हैं, प्ले स्टोर पर, तो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से एक हमारा अपना एप्लीकेशन है, यानी एक हमारे प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगा आपको, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नाम से टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, इसी नाम से हमारी वेबसाइट है .com करके, यानी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से अगर हम सर्च करते हैं तो सारी चीज़ें हमें मिलने लग जाती हैं। साथ ही साथ हमारा FB पर भी पेज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको तमाम स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल कराने जा रहे हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर डेली आपके पास अपडेट हो रहा है, उसे आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डे बाय डे हम कक्षाओं को संचालित करेंगे जिनमें आप नोट्स तैयार करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। KBS इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें मिशन इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। इसमें जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड होते हैं वो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सकुशल रहें, पढ़ते रहें, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के सदैव प्रयास करते रहें। जय हिंद।